नमस्कार। आज हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जनपद शामली में शामली एक जवान ज़िला है। जवान ज़िला इस लिहाज से है कि 2011 में मायावती की सरकार जब अपने अंतिम वर्ष में थी, तो उन्होंने 3 जनपदों का गठन किया था और शामली इज़ वन ऑफ देम। शामली उनमें से एक है। शामली पहले मुजफ्फरनगर ज़िले का हिस्सा हुआ करता था और उस समय मुजफ्फरनगर ज़िले में 9 विधानसभा सीटें हुआ करती थी। लेकिन शामली ज़िला इससे अलग हुआ तो 3 विधानसभा थाना भवन, शामली और कैराना पहुंच गए शामली में। हम शामली में आज यहाँ के राजनीतिक माहौल, प्रदेश की राजनीति, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम शामली के इस कॉलेज में आए हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ खास लोग जुड़ने जा रहे हैं, जिनमें कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, लेक्चरार। इन सब से हम बात करेंगे राजनीतिक माहौल के बारे में। पश्चिमी यूपी के राजनीतिक माहौल को भी हम इनसे जांच पड़ताल करेंगे और इसके अलावा हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि शामली की राजनीति किस दिशा में जा रही है आने वाले चुनाव में। आइए चलते हैं और सबसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर रीतिनाथ शुक्ला, माँ सावित्री हॉस्पिटल में जनरल फिजिशियन और यहाँ पर डीएम कंट्रोल एंड कोविड सेंटर ऑफिस में मैं सामान्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। और कोविड के दौरान जितने भी जो शिकायतें आती हैं उनको दूर करने का, निस्तारण करने का काम मैं प्रयासरत हूँ। और जो भी समाज के हित में जो भी कार्य होते हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट रहता है। चौधरी अनिल मलिक, प्रदेश महासचिव, भारतीय किसान यूनियन। किसानों के लिए और समाज के लिए, क्योंकि खाप परंपराएं हमारे यहाँ हैं, उनके लिए हम काम करते हैं और सब लोगों को एकजुट करने का और एक ताने बाने में बांधने का काम करते हैं। मैं रजनीश कुमार, मैं पेशे से लेक्चरर हूँ इंटर कॉलेज में, और वैसे मैं राष्ट्रीय लोकदल से भी जुड़ा हुआ हूँ। उसमें मैं जिला प्रेस प्रवक्ता के पद पर अभी हूँ। पूर्व युवा जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ मैं 2013 से 2019 तक। मेरा नाम उमेश कुमार है। मैं वर्तमान में यहाँ ज़िले में जिला पंचायत सदस्य हूँ और आरएलडी से मैं बिलोंग करता हूँ। और पूर्व में मैं समाजवादी का यहाँ पे प्रवक्ता भी रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में मैं राष्ट्रीय लोकदल में काम कर रहा हूँ गांव और किसानों पर। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, सह जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना शामली तथा असिस्टेंट प्रोफेसर, बीबीपीजी कॉलेज शामली, अर्थशास्त्र विभाग। मैं डॉक्टर अनुराग शर्मा, पेशे से अध्यापक, प्रवक्ता हूँ इंटर कॉलेज में, भाजपा कार्यकर्ता। वर्तमान में जिला मीडिया की जिम्मेदारी मेरे पास है। पूर्व में युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष और एनएसएस के माध्यम से जनपद की सामाजिक गतिविधियों में पूर्ण रूप से प्रतिभाग है। समय समय पर प्रशासन द्वारा जुड़े कामों को, पूर्व में मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़ा एक कार्यक्रम स्वीप, उसमें स्वीप कोऑर्डिनेटर के रूप में, और जो भी अवसर मिलता है समाज से जुड़ने का उसमें काम करता हूँ। चलिए, परिचय का क्रम इस तरफ से हुआ, सवाल का सिलसिला उल्टी तरफ से शुरू करता हूँ। यहाँ पर शामली में 3 विधानसभा सीटें हैं और आंकड़ा यहाँ पे आपकी पार्टी, आपसे ही शुरुआत करता हूँ, 2-1 का है। तो ये 2-1 ही रहेगा या 3-0 होगा? देखिए, क्योंकि आपने आंकड़ों की बात की है तो आंकड़ों से ही मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। हर्ष जी, 2017 से पहले जो यहाँ की स्थिति जनपद की थी, चाहे वो सड़कों की हो, चाहे वो चिकित्सा की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, उसमें बुरा हाल इस जनपद का था। लेकिन 17 के बाद भाजपा की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे सड़कें बनी, हाईवे बने, हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, जिसका परिणाम ये है कि सबका साथ और सबका विकास इस जनपद में हुआ। पूरे देश का यही सूत्र भारतीय जनता पार्टी का है। तो निश्चित रूप से 3-0 का आंकड़ा ये होगा जो 2-1 है। देखिए, आपकी यहाँ बात मैं काटना चाहूँगा। मैं शामली में आज कई साल के बाद आया हूँ और मैंने यहाँ पे पत्रकारिता भी की है। कई महीने तक मैं यहाँ दैनिक जागरण अखबार का ब्यूरो चीफ रहा हूँ और एक लंबा अरसा हो गया, 15 साल पुरानी बात है वो तो। लेकिन उस समय जो स्थिति थी और शामली का जब हम एंट्रेंस जहाँ से लेते हैं, उसकी स्थिति में मुझे तो कुछ ऐसा बदलाव यहाँ नज़र नहीं आया। सड़क की हालत बड़ी ख़राब है, इतनी कंजस्टेड है रोड, कोई ऐसा नया काम नहीं हुआ। एक अगर बाहर
बाईपास जो हाईवे बन रहा है उसको अगर मैं छोड़ दूँ तो मुझे कोई ऐसा बड़ा चेंज नज़र नहीं आया। और मुझे नहीं लगता कि शामली ज़िले की राजनीति में कुछ डेवलपमेंट को लेके कोई इस तरह की बात करता हो कि हम यहाँ विकास कार्य करा रहे हैं या विकास के नाम पे हम इस बार वोट मांगेंगे। तो कुछ ऐसा कुछ बदलाव तो मुझे अनुराग जी नज़र आया नहीं। हर्ष भाई, आपने कहा कि मुझे कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला। आप कैराना की साइड से आए, आप दिल्ली यमुनोत्री, उस साइड नहीं मैं आया। हाँ, तो आप जब देखेंगे 5 हाईवे अपने जनपद से होके गुजरने वाले हैं। जब आप उन 5 हाईवे, क्योंकि अभी चीज़ें सारी प्रोसेस में है, आप L2 को हॉस्पिटल जाके देखें, किसी बड़े शहर के हॉस्पिटल जैसा आपको हॉस्पिटल मिलेगा। अपने जनपद में ही ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना शामली में, थाना भवन में, सब जगह हुई है। दूसरी बात, आप कह रहे कि काम के नाम पे, क्योंकि काम के नाम पे इस देश की राजनीति में लोग वोट करने को तैयार नहीं है। जितना काम भाजपा की सरकार ने केंद्र में आप देख लें तो मोदी जी ने, और 23 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। कोरोना जैसी महामारी पिछले 2 साल में पूरी दुनिया में हावी रही, हमने भी देखी। अगर आप और हम आज खड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए सरकार का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। 111, मैं पढ़ रहा था रात भी, 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण इस देश में हो चुका। तो लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में, देश की राजनीति में कहीं ना कहीं धर्म जुड़ा हुआ है। अगर कोई ये कहता है कि हम धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग रहे तो झूठ बोल रहा है, वो झूठ। अब इनके काउंटर में किसी को बात करनी तो वो हाथ उठाए, मैं उसी पे आऊंगा, है ना। अनुराग जी के बाद फिर वापस आते हैं। पूरी कर लेने दीजिए नहीं, इन्हें। फिर जाएंगे उनके पास, आपके पास भी देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के जो बिंदु होते हैं, यहाँ पश्चिम का तो सबसे बड़ा बिंदु है यहाँ का किसान। आप सभी जो जुड़े रहे, यहाँ का किसान होता है। रिलैक्स मूड में ना आए आप, और जिसे भी बात बताना है आप तुरंत हाथ उठाए, मैं उसके पास आऊँगा। देखिए, किसान होता है और ये पश्चिम की बेल्ट है, जाहिर सी बात है। अनुराग जी ने ये नहीं बताया कि जो यहाँ पर 70% जो लोग जो है गांव देहात में किसान और किसान से संबंधित रोजगार के जो लोग गांव में रहते हैं, उनकी स्थिति क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बताया, तो आप इनसे दोबारा ये पूछ लीजिए कि इन्होंने कौन सा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इस जनपद में निर्माण कराया है। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने L2 का जिक्र किया। L2 क्या है ये L2 क्या है? ये L2 ये है जिसमें इन्होंने कोविड के दौरान मरीजों को भर्ती किया और केवल रेफर करने का काम किया। वहाँ से स्वास्थ्य हुए, रिलीज हुए, कितने हुए वो तो सबको पता है। प्लांट जब बना जब लोगों की हत्याएं हो चुकी थी, मैं तो उन्हें हत्याएं कहूँगा कोरोना के दौरान। छोड़िए से, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज बना हो सरकारी गवर्नमेंट में, प्राइवेट सड़कों की, प्राइवेट हॉस्पिटलों की, प्राइवेट शिक्षा स्कूलों की मैं बात नहीं करता। मैं बात करना चाहता हूँ सरकार ने कौन सा डिग्री कॉलेज बनाया, कौन सा सरकारी हॉस्पिटल बनाकर चालू किया, उसमें कितने डॉक्टर अपॉइंट है, कौन कौन से पदों पर अपॉइंट हैं, बताएं। अब मैं सड़कों पर आऊँ तो प्राइवेट सड़कों का निर्माण कराना क्या अर्थव्यवस्था है। प्राइवेट सड़क मतलब जो PPP मॉडल पे जो बने। PPP मॉडल है। जिस दिन सरकार हटेगी पर्दा भी हटेगा कि इसमें किन किन भाजपा नेताओं की हिस्सेदारी है। ये तो इन लोगों ने 20 वर्ष के अपने इनकम का सोर्स बनाया है इन सड़कों को। ये सड़कें पिछले 20 वर्ष का घाटा या आने वाले 20 साल? वाले 20 सड़कों की अपनी आय का इंतजाम कर लिया इन लोगों ने। सड़कों में जो कंपनी है, उन कंपनी में इनके नेताओं की कितनी हिस्सेदारी है खुलेगी बाद में, आएगी सामने। ये सरकारी सड़कों को छोड़िए, कितनी रोडवेज बसें हैं, कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं। पहले तो यहाँ शामली से जाते थे तो मुजफ्फरनगर की बस शाम को मिलती थी नहीं 8 बजे के बाद। आपको कि कितनी रोडवेज बसें हैं बताएं, किन किन रूट पर कितनी चलती हैं, क्या परिवहन व्यवस्था है, क्या शिक्षा है, क्या चिकित्सा है। मैं केवल सरकारी की बात करना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यहाँ के सबसे बड़ा विषय जो है गन्ना भुगतान। किसानों की स्थिति 70% है। कितने करोड़ रुपया बकाया है बताएं, क्या भुगतान हो चुका? बताया तो रोज जा रहा है। बताया तो रोज जा रहा है। क्या ये कहा जा रहा है कि श्वेत पत्र जारी करे भुगतान हो चुका है? गत वर्ष का भी बकाया है। तीनों शुगर मिलों पर बकाया है। नया सत्र तो चालू हुए 2 साल हो गए, वो 2 महीने हो गए। नया सत्र का तो हुआ नहीं, लेकिन पुराने सत्र का भी बकाया है। अब आप जिस विषय पर आप मुझसे बात करना चाहते हैं,
आज मैं आपको बताऊं, एक रोल मॉडल आज प्रस्तुत हुआ है इस देश के उसमें। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय हैं, उनकी जयंती मनाई जा रही है आगरा में। वहाँ एक सांड घुस गया, उसकी वीडियो सब देख रहे हैं नेट पर। वो एक एग्जाम्पल है, वो 4 पैर का सांड वहाँ घुस गया। तो हमारे खेतों में घुसता होगा, कैसा लगता होगा, हमारे सीने में कितना दर्द होता होगा जब हमारी फसल। ये पशुओं वाली समस्या हमने पहले भी बुढ़ाना क्षेत्र में एक वीडियो अपना शूट किया था, वहाँ पे भी बहुत लोगों ने इस बारे में बात की थी। अटल बिहारी जी की जयंती के अवसर पर आगरा में ही घुस गया, वो वीडियो तो लाइव चल रहा है। अब ये जो सांड हैं, ये 4 पैर वाले हैं, कुछ सांड 2 पैर वाले भी हैं, हमें वो भी सत्ता से निकालने हैं इस प्रदेश से। 2 पैर वाले भी सांड हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ इन किसान अभी देखिए भाई साहब, अभी भाई साहब ने ये बात बताई। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है, किसानी से सब संबंध रखते हैं। आज किसानों की हालत क्या है? अभी कितने लंबे संघर्ष के बाद में ये जो 3 काले कानून ये सरकार ने लागू किए थे वो वापस लिए, लेकिन सरकार की मंशा, कल कृषि मंत्री स्टेटमेंट देते हैं, शायद आपने भी सुना होगा कि बिल वीडियो भी कहता है कि दोबारा वापसी आएंगे। तो इनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। और दोबारा वापसी लाने से मंशा इनकी क्या स्पष्ट दिख रही है? इसका मतलब किसान विरोधी हैं, इनको वही करना है। क्योंकि जो पूंजीपतियों के अंबानी अडानी, उनके जो वेयर हाउस कहीं कहीं एकड़ में उन्होंने बना दिए। हाँ, और ये अभी हिमाचल प्रदेश का इश्यू उठा था, वहाँ पे जो सेब के वो थे किसान, उनका सेब अडानी ने बहुत कम कीमत पे लेने के लिए, क्योंकि पिछले कई सालों में उसने। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये अंबानी अडानी ये सब जो बातें होती रहती हैं, अंबानी अडानी हमारे देश के बिजनेसमैन हैं, वो हमारे देश में ही पैदा हुए, उन्होंने यहीं पे अपना कारोबार शुरू किया। अभी कुछ समय पहले तक सारे विपक्षी दल ये कहते थे हम अडानी के ये हैं, अंबानी ये हैं, मोदी जी के वो हैं। आज की तारीख में आप देखिए ममता बनर्जी अपने यहाँ प्लांट लगाने के लिए अडानी को बुला रही हैं, वो जबकि वो बहुत ही खतरनाक रूप से बीजेपी विरोधी हैं ममता बनर्जी। तो बिजनेसमैन को साइड में रख के तो कोई भी काम इस देश में डेवलपमेंट का हो नहीं सकता। वरना अगर राहुल गांधी भी इस बारे में कहते हैं, मैं थोड़ी सी डिबेट आप ही से कर लेता हूं कि राहुल गांधी, तमाम विपक्षी नेता कहते हैं कि ये अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस अपने शपथ पत्र में ये शामिल कर सकती है, घोषणा पत्र में ये शामिल कर सकती है कि मैं आने के बाद अंबानी और अडानी के सारे धंधे बंद करा दूंगा? क्या किसी दल में है इतनी हिम्मत? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, बिजनेसमैन भी जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता पर शासन, जनता द्वारा। अब अगर सब नीतियां जो बनाई जाएगी वो जनता के लिए बनाई जाती है, सरकार का यही तो काम है। हमने जो चुन करके बैठाई है, सरकार बनाई है, उनका क्या काम है? वो देश की जनता के लिए, उनके लिए एक अच्छी नीतियां बनाएं, अच्छे कानून बनाएं, ताकि लोगों का उत्थान हो। थोड़ा मैं एक बात बताऊं, अगर हम एक दूसरे की आलोचना ना करें, एक पॉजिटिव मोमेंट की बात करें, तो आप देखिए अगर राष्ट्रीय लेवल की मुद्दे की बात करें तो 370 जो धारा हटाकर मोदी जी ने काम किया है, उसमें जम्मू कश्मीर तो सीधे कोविड से 370 पे पहुंच गए डॉक्टर साहब। पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे हैं। उनको मैं जवाब देना चाहूँगा कि उस चीज़ को अगर हमने उसको आलोचनात्मक तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उस चीज़ से ही हम ये पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके जवाब देना चाहूँगा। नहीं ये देखिए अभी एक मिनट नहीं वो देखिए है ना, कोई किसी बीमारी से अगर मान लीजिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, आप पूरे मेडिकल की रिपोर्ट दिखाइए। कोविड जब आया, जब अमेरिका में कितने लोग खोए? क्या अमेरिका सरकार भ्रष्ट थी? है जो वो सब बातों पे नहीं जाइए। अभी हम अमेरिका की, वर्ल्ड की बात करेंगे तो उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। सुनो अरे रुको किसी संस्थान की मलिक नहीं आप आपस में डिबेट नहीं करें। अरे भाई मलिक साहब, अरे भैया अनिल मलिक, सुनो आप शांत रहो, आप शांत रहो। आपके पास भी आ रहा, भी गन्ने पे भी बात होगी। किसी बीमारी से हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस प्रॉब्लम से हुआ। बीमारी का कितने रूप से वो हार्मफुल होती है, इस बात की आप मेडिकल की डायरी लाइए, उसमें देखिए। नहीं मैं ये अभी कोविड के बारे में ये मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मैं इनसे बात जैसे डॉक्टर साहब कह रहे, कोविड में मैंने अपने पापा खोए 7 दिन। क्या हुआ था आप बताइए। उनका कोविड हुआ था, ऑक्सीजन लेवल 62% था। वहाँ जाके हमने जैसे तैसे
एडमिट किए, कुछ डॉक्टर और कुछ सीएमओ वगैरह की सिफारिश लगाकर, लेकिन वहाँ से एक स्थिति यह थी, एडमिट नहीं हो पा रहे थे, स्टाफ वहाँ नहीं था। और रही ये कब, फर्स्ट वेव में या सेकंड वेव की बात? सेकंड वे में हमने 29 अप्रैल को एडमिट किए थे और 4 अप्रैल को उनकी डेथ हुई थी L2 में। ना तो ऑक्सीजन की सही व्यवस्था हो पाई, ठीक है, सीएमओ वगैरह प्रयास कर रहे थे, पेपर में क्या लिखा गया, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा, वहाँ इतनी मारा मारी थी, वहाँ के शीशे वगैरह भी अपने पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए मारा मारी होकर शीशे वगैरह भी वहाँ टूटे। देखिए, कोविड के दौरान मैंने बहुत केसेस देखे, और मैं कोविड में 1.5 साल तक दिल्ली रहा हूँ, जिस दिल्ली से ज़्यादा भयंकर स्थिति कहीं नहीं देखी होगी। हर शमशान घाट पे बुरी स्थिति थी। एक ऐसी एक आपदा थी कि वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं थी, ये आप बात मानेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री ये कहते हैं, डॉक्टर साहब से पूछिएगा क्योंकि उस प्रोफेशन से हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी डेथ नहीं हुई। क्या ये वास्तव में है? क्या ऐसा एक्चुअल में हुआ है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं? क्योंकि हमने देखा है सोशल मीडिया पे, शायद आपने भी देखा होगा, सरकारों उसके हॉस्पिटल के बाहर लोग कैसे ऑक्सीजन के लिए बिलक रहे थे, वहीं पर पड़े पड़े दम तोड़ दिया। देखिए, मैं ये बात आपकी मान रहा हूँ, और ये स्थिति पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हुई, ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात है कि जिसकी निजी क्षति हुई है उसके लिए तो वास्तव में बहुत बड़ी बात है। स्टेटमेंट देते हैं तो क्या वो सही है? क्या वो सही है अगर मुख्यमंत्री जैसा स्टेटमेंट देते हैं? देखिए, एक मिनट, जिसको भी मैं अपनी बात कहूँगा आंकड़ों के साथ, जो भी अपना तर्क आप पेश करना चाहे पेश करें और काउंटर करें। पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं नाम आपका भूल गया, डॉक्टर रितु जैन जी को। उन्होंने बहुत सही तरीके से अपनी वास्तविक स्थिति की बात बताई, इनके लिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद। वीना अग्रवाल जी ने बताया कि 112 पे कॉल कीजिए। 112 को क्रिएट किसने किया? किसने क्रिएट किया? 112, देखिए, 1 मिनट मैडम, मैं आपको कोई वैसे नहीं कह रहा आपके बारे में, मैं ये बताना चाह रहा कि डायल 100 को किसने दिया? अखिलेश जी ने दिया। डायल 100 की सेवा जो है 50-100 साल पुरानी है। इसी जिले की बात करूंगा मैं, डायल 100 100 साल पुरानी है। डायल 100 का तो हेल्पलाइन नंबर हमेशा पहले से ही रहा है। उसकी जो व्यवस्था है ये फोन कॉल करने की, ये डेवलप तो अखिलेश जी ने की, इसे तो मानेंगे आप। हाँ, यहाँ पे अभी जो 112 वाली मैं इसी जिले में बात करता हूँ। अखिलेश जी से पहले इस जिले का और एसपी और डीएम के पास एक एम्बेसडर गाड़ी होती थी, दोनों के पास। आज यहाँ का एक होमगार्ड भी हर हाईवे पर खड़ा है, हर 3 किलोमीटर पर इनोवा गाड़ी में बैठा है। थाने की जीप को धक्का लगाना पड़ता था, सारे पत्रकार बंधुओं को पता है, कवरेज भी करते थे, फोटो भी छापते थे उनके। पूरी पुलिस उसको जो है, साइलेंट जनरेटर किसने उपलब्ध कराए हर थाने को? रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, साहब आज जनरेटर में तेल नहीं है, कल लिखी जाएगी आपकी रिपोर्ट। साइलेंट जनरेटर उपलब्ध कराए, इनके रहने के लिए जो है हॉस्टल उपलब्ध कराए, इनको जो है सारे जो है इनका कम्युनिकेशन ठीक किया, इनको जो है वाहन उपलब्ध कराए। आज योगी जी के जो पुलिस महानिदेशक है, 850 करोड़ के निर्मित डीजीपी मुख्यालय में बैठकर शानदार तरीके से इस प्रदेश के आंकड़े पेश करते हैं अपराध के। किसने बनाया वो डीजीपी मुख्यालय 850 की लागत से? किसी मीडिया ने उसको कवर क्यों नहीं किया, ताकि कभी ये बखान ना हो जाए। और वहाँ लोक भवन में बैठकर मुख्यमंत्री जी बैठकर जो है अपना शासन चलाते हैं। लोक भवन किसने बनाया? चलिए मैं उससे छोड़िए, अपराध के आंकड़े पर बोलता हूँ। प्रतिदिन 3 महिलाओं का रेप होता है, डीजीपी मुख्यालय के आंकड़े बताते हैं उत्तर प्रदेश के। एससी के अपराधों में 23% तक की वृद्धि हुई, बोलते हैं डीजीपी के आंकड़े उत्तर प्रदेश के। देखिए, जो आंकड़े में सबसे मेन चीज़ क्या है, ये मायावती के समय भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी कि कई दफ़ा ये कह दिया जाता है कि जो केस है उसे आप रजिस्टर करें। कई बार ये होता था कि ऊपर से आदेश है कि केस रजिस्टर नहीं करने हैं। कई दफ़े जो आंकड़े इसलिए भी बढ़ने लगते हैं कि केसेस रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं, रिपोर्ट किए जा रहे हैं। आपने बढ़िया सवाल करा। रजिस्टर करने की स्थिति तो आपको पता होगा यहाँ पे कैसे की जाती है। रजिस्टर तो यहाँ पे आंकड़े तब किए जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट फटकार ये लगाता है कि जंगल राज बना रखा है अपने प्रदेश को। जाइए उन्नाव की रेप पीड़िता का FIR दर्ज करिए, उसको हेलीकॉप्टर से बाय एयर दिल्ली लाइए, उसका इलाज कराइए, आप मानेंगे फिर यहाँ आंकड़े दर्ज होते हैं। आंकड़ा दर्ज हो गया आपका। मुरादाबाद के SP के खिलाफ आंकड़ा दर्ज हो गया क्या आपका? जो SP और DM कैमरे पर कह रहा हो साहब रिपोर्ट मत करो, मनीष गुप्ता जी मर गए रिपोर्ट मत करो,
जब एसपी का रिकॉर्डिंग आ गया तो कहाँ आंकड़े दर्ज होते होंगे? जब एसपी खुद मना कर रहा है रिपोर्ट दर्ज मत करिए, क्या आप मना करिए इसकी चीज़ को कि नहीं कहा एसपी ने, नहीं कहा डीएम ने? कौन से रेप पीड़िता का जो है रिपोर्ट दर्ज हुआ बताइए? तीन महिलाओं के प्रतिदिन रेप होते हैं इस प्रदेश में, ये डीजीपी के आंकड़े बताते हैं। एनसीआरबी का डाटा बताता है कि 4 वर्ष में अपराध दुगना हुआ। एनसीआरबी का डाटा आप जारी करते ना मैं जारी करता हूँ, प्रदेश का जो है महानिदेशक जारी करता है। लेकिन आपने शुरुआत में मीडिया पे सवाल उठा दिया था कि मीडिया जो है डीजीपी के कार्यालय के बारे में नहीं बताता, लेकिन ये जो केसेस आप कह रहे हैं ये सब मीडिया के ही उठाए हुए हैं। जब डीजीपी के मुख्यालय का उद्घाटन हुआ उस दिन मीडिया ने क्यों हाईलाइट नहीं किया कि इतना हाईटेक, जिसको आईएसओ का प्रमाण पत्र जारी है, बताइए यूपी की डायल 100 के सिवाय पूरे भारत में किस पुलिस फोर्स को आईएसओ का प्रमाण पत्र मिला? आज तक दिल्ली पुलिस को नहीं मिला। वो तो सरकार जो चीज पब्लिसिटी जिस चीज की कराना चाहती है उसकी ही कराती है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। योगी जी अपनी पुलिस की करा ले, अब ले ले आईएसओ प्रमाण पत्र, उसमें कुछ नया जोड़ें, ठीक है? ये तो अपराध के आंकड़े हुए। अब आप जो है अब आप जो है चिकित्सा पे बात कर रहे थे, प्रदेश के जो है मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कोई कोविड से नहीं मरा। वीडियो जारी नहीं हुई थी क्या इनके खेल मंत्री की? चेतन चौहान कैसे तड़प रहे थे हॉस्पिटल में, वीडियो बनी थी कि नहीं बनी थी? चेतन चौहान इलाज के लिए चिल्ला रहे थे, प्रदेश के मंत्री थे, खुद प्रदेश के कितने विधायक और मंत्री मरे। कोविड का मुद्दा बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। कोविड का मुद्दा बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इस पे अगर हम डिबेट करेंगे तो हम 2-3 दिन तक ही डिबेट करते रहेंगे। देखिए, और ये इसमें सबका पर्सनल अपना अपना अनुभव है हर चीज को लेके, और इसमें कोई शक नहीं है कि सरकारी सिस्टम पे इतना प्रेशर एकदम से था कि इस तरह की चीजें वास्तव में हुई हैं, इनसे मैं भी कोई इनकार नहीं करता हूँ। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि वो अपना बुलडोजर जो हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण घोषित किया है केशव प्रसाद मौर्य जी के बंगले का, जरा उस अवैध निर्माण को भी जल्दी हटाए। और एक 45 लोगों पे आरोप पत्र तय हो चुके हैं विधायकों पर, उनके चौराहे पर सूची लगवाए, हर एक चौराहे पर। पब्लिकली सबके सामने ही है, उसमें क्या है? वो तो एडीआर की रिपोर्ट आई है, उसने क्लियर उसमें खुलासा कर दिया है। खुलासा तो कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री चौराहे पर भी तो चिपकाते थे, तो क्यों नहीं चिपका रहे अब उन अपराधियों की सूची? मैं आपके उसी पहले क्वेश्चन पर आता हूं जो आपने सबसे पहले किया था कि स्कोर 3-0 रहेगा या 2-1। 3-0 से मेरा मतलब था कि यहाँ पे थाना भवन शामली ये बीजेपी के पास है और कैराना सीट यहाँ थोड़ा सा पॉलिटिकल से कोविड की तरफ चले गए हम। ज़्यादातर सब लोग हैं वो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मुख्य समस्या है उस समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि हम लोगों की समस्या सड़कों से ज़्यादा ज़रूरी है रोजगार की, और रोजगार की ऐसी समस्या है जिससे देश का, प्रदेश का, हर घर का युवा जूझ रहा है। रोजगार तो पूरे वर्ल्ड में ही समस्या बहुत बड़ी है, जूझ रहा है। हम लोग कोविड पे बात कर रहे हैं, हम लोग विकास पे बात कर रहे हैं, 112 पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस पीढ़ी के बारे में कभी चर्चा नहीं करते जो कि आगे देश के विकास के लिए आवश्यक है। क्योंकि विकास के बारे में कहा गया कि विकास आवश्यक नहीं है, आवश्यक है सतत विकास। हमें जो प्राप्त हुआ है वो हम अगली पीढ़ी को दे सकें। और आज के समय के माहौल को देख के मुझे ऐसा नहीं लगता, या पहले की भी सरकार रही हो, मैं किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहता, कि सतत विकास की उस परिकल्पना को हम शायद पूरा नहीं कर पा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कितने युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है। कौशल विकास जैसी स्कीमें चल रही हैं, कितने लोगों को बैंक से लोन मिल पा रहा है। ये सारी ऐसे बिंदु हैं जिन विषय पे हम लोगों को ज़्यादा आवश्यकता है वोट करते समय हर चीज़ पे ध्यान देने की। कि कोविड एक महामारी थी, पूरे विश्व में आई, बहुत सारे अपनों को खोआ और बहुत सारे चले गए, लेकिन ये महामारी बेरोजगारी उससे भी बड़ी महामारी है कि इस महामारी का समाधान नई, हम लोग ना तो विकास कर पा रहे हैं, नई शिक्षा संस्थानों का। बात सही है आपकी, लेकिन इसमें क्या आप चाहते क्या हैं? नहीं, मेरा आप समस्या बता रहे हैं, मुझे बताइए, थोड़ा समाधान की तरफ भी आप ले जाइए। मेरा समाधान का मेरा मानना यह है कि जैसे सरकार इस समय इतनी सारी भर्तियां निकाल रही हैं और उन भर्तियों के साथ में पेपर आउट की समस्या साथ साथ उत्पन्न हो रही है। यहाँ तो भर्तियों का तो सारी का हाल है, हर भर्ती कोर्ट में जाके अटक जाती है, कोर्ट में पहुंचती है। मतलब युवाओं के बारे में अगर आप विचार करें कि युवा 18 साल का नौकरी के प्रयास करता है और 27 साल पे जाके पता चलता है कि वो बेकार हो गया। उसने पूरा प्रयास किया, कोर्ट ने कह दिया कि आपको
अब आपकी भर्ती कैंसिल, ओवर एज वो घर बैठ गया, उसके हाथ में फिर पलटी आ गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है वो है हम लोगों के पास में अच्छे शिक्षा संस्थानों का ना होना, हम लोगों के पास में अच्छे कोचिंग संस्थानों का ना होना। हम लोग मेरठ में मांग करते हैं एक हाई कोर्ट की, हम लोग कभी इस बात की मांग नहीं कर पाते कि मेरठ को एजुकेशन के मामले में हम इलाहाबाद के कोचिंग सेंटर बना सकें। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को जो चीज़ चाहिए उस विषय पे बात नहीं करते। हम लोगों की आवश्यकता, युवाओं की आवश्यकता इस समय रोजगार, युवाओं को सरकार कौशल विकास की तरफ ले जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कौशल विकास पे जब पहुंच पाएंगे, पहले हम आधार तो तैयार कर पाए उस चीज़ के लिए। तो मेरा आप शिक्षक हैं, आप इस बारे में कुछ हर्ष भाई, सारी बातों का मैं पूरा कोशिश करूंगा कि जवाब दूं। पहले अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोविड के दौरान जो हॉस्पिटल था उसमें ट्रीटमेंट या बाकी चीज़ें जो थी, ये सरकार थी तो ये चीज़ें पॉसिबल हुई। पिछली सरकारों में किस तरीके की अव्यवस्था थी, आपने खुद इस जनपद में काम करा, आप स्वयं उसका अनुभव कर लें। दूसरा, अभी मेरे भाई बहुत वरिष्ठ हैं हमारे साथी के उमेश जी, इन्होंने कहा सरकारी स्कूल अपने जनपद में अभी 4 रोज पहले इतना बड़ा नवोदय का स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ, उसे सरकारी नहीं मानते क्या आप? एक मिनट उमेश भाई, एक मिनट। पैसा किसने दिया? पैसा किसने दिया? उसको बनवाया किसने दिया? बनवाया किस? अरे गांव आपका थोड़ा ही है प्रधान जी, आप तो उसके एक निवासी हैं। आप कोई क्रेडिट दे देंगे उसका? अब सरकार ने उसको चालू करा दिया हर्ष जी। दूसरी बात, जो कर्मचारी जो बात है उसको भी हमारे साथी मानने को तैयार नहीं। और इस आप कैराना रात को 7 बजे के बाद आने की स्थिति नहीं थी। आज आप अकेले कैराना से अकेली महिला को भेज दे, हिम्मत नहीं है कोई वहां नजर उठा ले। दूसरी बात, अखिलेश जी ने कोई सुविधा चलाई थी, उसको एग्जीक्यूट तो इस सरकार ने किया, वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं करी आप लोगों ने? इस सरकार में एग्जीक्यूशन हो रहा है। दूसरी बात, जिस गुंडागर्दी की बात आज हमारे भाई लोग कर रहे हैं सब, आप देखें गायत्री गुंडागर्दी की किसी ने बात नहीं की है। गायत्री प्रसाद प्रजापति जिसकी एफआईआर होती थी और वो अखिलेश जी के बराबर में मंच पे होता था, उसको पुलिस ढूंढती फिरती थी। अजय टैनी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। देखिए, आपके पास माइक नहीं है, आपकी आवाज आएगी नहीं, मैं आऊंगा तभी आवाज आएगी। अजय टैनी जी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, मुकदमा अजय टैनी के लड़के के खिलाफ है और वो जेल में है। दूसरी बात, यही राजनीतिक दल, मैं नाम नहीं लूंगा, 2013 का जो दंगा हुआ था, कुछ राजनीतिक दलों का मैं नाम नहीं लेता, लोगों एक ही तरीके के लोगों के पास जाते थे। वे लोग एक विशेष वर्ग के वोटों के लिए, कहीं ये वोट छिटक ना जाए। भाजपा सरकार ने केवल अपनी इस सरकार का भुगतान नहीं किया, समाजवादी की सरकार का भुगतान किया है। 1,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गन्ने का भुगतान इस सरकार ने ये इस बारे में जो है ये गन्ना भुगतान वाली बात, एक मिनट, गन्ने भुगतान वाली बात पे मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहा था। अभी मैंने एक बार लाइव अपने उसमें गन्ना मंत्री, मैं आप सबको बता दूं कि जो गन्ना मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो थाना भवन सीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ की जो शामली जिले की सीट है, इसलिए यहाँ गन्ने का मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने अपने एक शो के दौरान उन्हें लाइव लिया था, सुरेश राणा जी को, तो उन्होंने ये अपनी बात ये कही थी। शुरुआत में मैंने कहा कि आपने 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, इस बारे में मेरी उनसे बात हो रही थी। तो उनका ये कहना था कि हर्ष भाई, हमने जो पिछली सरकार थी उसका हम पेंडिंग जो इतना था उसको क्लियर करने में लगे रहे, इसलिए हम 4 साल नहीं बढ़ा पाए। अब इस बारे में मैं इन किसान यूनियन वालों से जरूर पूछना चाहूँगा, पॉलिटिकल ना होते हुए आप जेन्युइनली बताएं कि गन्ने के भुगतान में जो पिछले 4 साल की पोजीशन थी या उससे पहले की सरकार थी, उससे कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा आपको, या ये कंडीशन खराब हुई है, वर्स्ट हुई है? पहली सरकारों में अगर अखिलेश यादव जी से पहली बात करें, मायावती जी की सरकार में, तो शुगर मिल बंद होने के लगभग 1 महीने के अंदर अंदर सारा भुगतान हो जाता था। और अखिलेश जी की बात करें तो जब नया सत्र चला था तो पिछले सत्र का लगभग भुगतान पूरा हो चुका होता था। और अगर अब की बात करें, फरवरी तक का भुगतान अभी हुआ है और मई तक शुगर मिल चली है। अब फरवरी पिछले सीजन वाला जो बता रहे हैं, पिछले सीजन फरवरी का हुआ है।
और अप्रैल मई तक शुगर मिलें चली हैं। अब नवंबर से शुगर मिल चल रही, लगभग 2 महीने हो चुके। इस साल का कोई पेमेंट नहीं हुआ? कोई भुगतान इस जनपद में नहीं हुआ। और बराबर के प्रदेश में 15 किलोमीटर पे है हरियाणा, वहाँ 362 रुपये का कुंटल का रेट है, यहाँ जो है 350 का है। हरियाणा में बिजली 35 रुपये हाउस पावर नलकूप को दी जाती है, यहाँ से 135 रुपये 175 रुपये हाउस पावर नलकूप को दी जाती है। तो किसान का तो हर जगह शोषण हो रहा। अब की बार ये जाएंगे कि युवा पूछेंगे गांव में रोजगार कहाँ है, बिजली के रेट कहाँ हैं। अब सामान की नलकूप की बात आई, 3 लाख अगर निजी नलकूप भी आदमी अपने खर्चे से लगाएगा, 3 लाख रुपए विभाग में जमा करने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति बिजली लाइन की है, जबकि पहले 20-25 हज़ार रुपये वो दे के और अपना। यहाँ गन्ना मंत्री आपके यहीं के रहने वाले हैं, इसका तो शामली को कुछ फ़ायदा एक्स्ट्रा कुछ हुआ कि नहीं? इनका दावा है कि हमने बहुत सारी शुगर मिल बंद पड़ी थी वो चलवा दी हैं, जैसे मोरना शुगर मिल है उसका विस्तारीकरण कराया जा रहा है। इस चीज़ को आप कुछ नहीं मानते क्या? नहीं, विस्तार तो हुआ, वे पहली सरकार की योजना थी। वे किताबी शुगर मिल का बुरा हाल था, ये अभी अभी बिकी है। पिछली सरकार ने जो है फंड रिलीज इनका कर चुके थे, काम इनकी सरकार में हुआ शुगर मिल बड़ी करवाने का या जो है उसका चलवाने का। लेकिन जो जो ये सरकारें, गन्ना मंत्री जी जिस टाइम विधायक थे 450 की मांग करते थे विधानसभा में, पिछली सरकार में कहाँ है, अब क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों? ये तो अभी जो है अभी नितिन गडकरी जी ने कहा है कि 6,000 करोड़ की सब्सिडी दे के चीनी के रेट को बैलेंस किया गया, क्योंकि दूसरे देश बहुत सस्ती चीनी बना रहे हैं। ये तो एक दूसरी तरह की सबकी सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं। जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या जो गन्ने की है, सरकार की दो नीति रहती, दो रही कि एक तरफ तो सरकार किसान को सबसे अधिक गन्ना उत्पादन पे पुरस्कृत करती है, शायद 100 कुंटल के आसपास का बीघे है, वो है उसका रेशियो। और दूसरी तरफ जब किसान को पर्ची देने की बात आती है तो वो 1 बीघे में 3 पर्ची के हिसाब से पर्ची देती है। अगर आप एक तरफ है किसान को पर्ची की जो समस्याएं हैं, 65 कुंटल के बीघा का तो आप पर्ची दे रहे हैं और पुरस्कृत कर रहे हैं आप 100 कुंटल बीघे पे, तो आप कृषि को किस क्षेत्र तरफ ले जाना चाह रहे हैं? अगर 100 कुंटल बीघा आप पुरस्कृत कर रहे हैं तो किसान का जो सामान्य किसान है उसे भी तो आप 70, 75, 80 कुंटल के हिसाब से पर्चियां दें। दूध किसान पर्ची के लिए परेशान है, आप अच्छे उत्पादन के लिए उसे पुरस्कृत कर रहे हैं। तो ये जो नीति है इस तरीके की कि किसान दूसरी तरफ जब गन्ना सेंटर पे तुलता है तो वहाँ पे शायद 3% या 4% पे तोल चलती है, और किसान यूनियन के बता सकते हैं कि घट तोल 4% पे, और जिस समय गन्ना लास्ट में आता है शायद अप्रैल मई में लास्ट में पहुंचता है तो उस समय चलता है वो 11-12% पे। मतलब सरकार को इस ओर भी तो ध्यान देना चाहिए कि वो डॉक्टर साहब काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब, जो आलोचनाएं हैं उनको मैं जो बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात थोड़ा रखना चाहूँगा कि कोई चीज़ को अगर पॉजिटिव है और उसको नेगेटिव बनाने के लिए भी अगर तर्क दी जाए तो वो नेगेटिव दिखने लगती है। लेकिन आप ये देखिए कि जो शामली की सबसे पहला पॉइंट था कि सड़कें चारों तरफ से हाईवे, आप देख लीजिए चौड़ीकरण और बिल्कुल हाईवे बन रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। बिजली, वो तो मैंने देखा है कुछ बन रहा है सड़कें। और दूसरी चीज़ बिजली की बात करें, बिजली की बात, जो योगी सरकार बीजेपी के कारण हमारी 24 घंटे बिजली मिल रही है हमें, हम स्टूडेंट हों चाहे, बिजली से हर काम होता है ना। हॉस्पिटल्स भी बिजली के द्वारा चलेंगे। मान लीजिए बिजली नहीं रहेगी तो हॉस्पिटल बना के करोगे क्या? पूरी बिजली मिल रही है, ये क्यों नहीं देख रहे आप? अगर लाइट चली जाती तो यहाँ अब बैटरी कोई नहीं खरीद रहा, क्यों? बिजली 24 घंटे आ रही है। एजुकेशन की बात देखो, यूपी में मेडिकल कॉलेज आप देख लीजिए, योगी सरकार ने कहा है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा, और 9 मेडिकल कॉलेज का अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया है। तो मेडिकल कॉलेज में यूपी एक मेडिकल हब के रूप में क्यों निकल रहा है? बताइए, इसका जवाब दीजिए। अब मेडिकल कॉलेज में जो आप शिक्षा की बात कर रहे हो, सुप्रीम एजुकेशन है नहीं मेडिकल शिक्षा, ये बन रही है। इसके बाद 370 धारा मैंने कही थी, देश की अगर बात करोगे तो वहाँ पर कश्मीर में जाकर आप वहाँ रह सकते हो। जो देखो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पहले भी थी, उससे फाइट हमें करना पड़ेगा। चाइना की, पाकिस्तान की, इस तरह की एक्टिविटीज़ को उसके अगेंस्ट हमें फाइट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कम हो गया। और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी का जो पर्सनालिटी का जो रुझान उतरा है, वो आप देख लीजिए, किसी नेता का उतरा हो तो बताइए।
आज मोदी जी जब जाते हैं तो एक हर एक हिंदुस्तानी गर्व करता है कि हमारा प्रधानमंत्री वहाँ पर अपने देश को नाम उठा रहा है। उसके बाद आप संस्कृति की बात कर लीजिए, बनारस में जाइए, वाराणसी में जाइए, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है किस लेवल का बन रहा है, विश्व धरोहर माना जाएगा एक दिन। और वाराणसी में जो अभी आप इतनी सौजन्यता, इतनी अलंकृता जो हमारे हिंदू संस्कृति की दिखाई दी जा रही है। और एक महाशय कहते हैं हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर है? अरे हिंदू होगे तभी तो हिंदुत्ववादी दिखेगा। सोना होगा तो गोल्ड का AU एटॉमिक नंबर तो वही होगा, ये एटॉमिक नंबर बदल जाएगा। इसका मतलब इंसानियत की बात करो। आप धर्म के रूप में एक दूसरे को भड़काने की बात क्यों कर रहे हो? आप अगर आप पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिव लेवल में बढ़ो, किसी को डाउन करके ना करो। मेरा कहने का मानना ये है। शामली जनपद में भाई साहब जो विकास हो रहा है आजकल, चाहे बिजली ले लो, चाहे सड़क ले लो, एजुकेशन ले लो, या देश में यूपी में ले लो, चाहे इंटरनेशनल में ले लो, जो बिल्कुल पॉजिटिव वेव दिख रही है उसको देखिए। निगेटिव का जो रोल है वो सब लोग अपने आप क्रिटिसाइज करके उसको पॉजिटिव को भी डाउन करते हैं। ये मैं चाहूँगा कि इसको पॉजिटिवली देखें। और जहाँ पर आम आदमी को लगे वोट देने को, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि इधर दो इधर दो, जहाँ उसकी बुद्धि कहती है कि डॉक्टर साहब का क्लोजिंग नोट हो गया है ये, और इन्होंने क्लोज कर दी। क्लोजिंग नोट आपसे भी लूंगा मैं, क्लोजिंग नोट आपसे भी लूंगा, इनसे भी क्लोजिंग नोट ले रहा हूँ। जहाँ तक इंटरनेशनल उसकी बात है, आज चाइना ने बॉर्डर पे पूरा का पूरा गांव बसा दिया। अगर मोदी जी की शख्सियत ऐसी है, मेरी बात सुनिएगा, वो सभी न्यूज चैनल में सब ने दिखाया है। वो तो कंट्रोवर्शियल है, उसमें कुछ अभी चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात डॉक्टर साहब, दूसरी बात जो इंटर पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा, अभी मोदी जी जब गए थे वहाँ पे US में, अंजना ओम कश्यप जी सुबह वहाँ का अखबार उठाती है। देखिए तो मोदी जी का न्यूज कहाँ पर है, वो अखबार उन्होंने बंद करके ही रख दिया। उसमें कहीं एक शब्द नहीं था मोदी जी के उसका। ये इंटरनेशनल है पर्सनैलिटी। और दूसरी बात, जहाँ तक बात है यहाँ पर धारा 370 की बात करें, सबसे जरूरी बात है हमारे पेट की। हम खाएंगे क्या? एक किसान है, अगर आज भी वो किसान सरवाइव कर रहा है जिसके घर में एक सरकारी नौकरी है, क्योंकि सरकारी नौकरी की लागत लगा करके कम से कम वो इतना तो फसल पैदा कर सकता है कि जब तक उसका पेमेंट हो। शामली में खड़े होकर 370 की बात करना है तो कोई मतलब नहीं उठता उसका। कर लीजिए भाई साहब एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं हुई। पूरी कर लीजिए। दूसरी बात, लंबा वीडियो हो गया। सुनो, दूसरी बात महंगाई, पेट्रोल के कहाँ है आज रेट। और दूसरी बात है, जितनी महंगाई है, पेट्रोल के दाम है, डीजल के दाम है, रसोई गैस के दाम है। रसोई गैस की आप लोग बहस मेरे जाने के बाद खूब करना। रसोई गैस की सब्सिडी पहले 200 कुछ रुपए आती थी, वो फिर धीरे धीरे ₹1.29 आने लगी, अब वो भी गायब हो गई। रसोई गैस के दाम कहाँ पहुंच गए? उज्ज्वला गैस के, देखिए वो तो इकोनॉमी में ये कहा जाता है कि जो सब्सिडाइज्ड इकोनॉमी होती है वो किसी भी देश के लिए घातक होती है। ये एक प्रूवन फैक्टर है। जो अर्थशास्त्री हैं वो सब ये बात कहते हैं। तो वो तो किसी भी तरह की आप सब्सिडी देते हैं तो आप देश का नुकसान करते हैं, टैक्स पेयर का पैसा कहीं और देते हैं। आज ये राशन जो वितरण कर रहे हैं वो किसका पैसा है? जिसमें मोदी जी के इनके फोटो लग रहे हैं, वो पैसा किसका है? देखिए, एक तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि सब स्टेट में वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, शिक्षाविद भी खड़े हैं, महिला भी खड़ी हैं। इस प्रदेश में कौन सी वुमेन्स यूनिवर्सिटी है? मैं मांग करता हूं सरकार यहाँ पे वुमेन्स यूनिवर्सिटी बनाए। चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हैं। प्रधानमंत्री जी बिजनौर में घोषणा करते हैं कि चौधरी चरण सिंह कल्याण कोष बनेगा। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर सड़कों की घोषणाएं करते हैं। मैं मांग करता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए, वुमेन्स यूनिवर्सिटी बनाई जाए उत्तर प्रदेश में, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। अब मैं आपसे बात करता हूं, ये आंकड़ों के आधार पर जो हमें ये सब बताया इन्होंने कि हमने इतना विकास किया, हमने इतना विकास किया, गरीब प्रदेश में इसका नाम, कुपोषण में इसका नाम। अब आप अच्छी चीज़ों के लिए आप कहते हैं, आस्था का विषय है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभी के आस्था के विषय हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया उनको। अखिलेश जी ने 14 मेडिकल कॉलेज बनाए। आप बता दीजिए कितने मेडिकल कॉलेज आपने बनाए? मेडिकल कॉलेज बने इसीलिए तो यहाँ पे सीटें बढ़ी। आज उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है मेडिकल्स के बच्चों के लिए सीटें हैं। आप कोरोना के दौरान आपका कुंभ हुआ, आज के अखबार में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज दिनांक है 26
26 तारीख 12वां महीना दिसंबर। आज कुंभ का ऐड का क्या मतलब है? आप क्या कहना चाह रहे? आपने किया तो लोगों ने देखा। आज कुंभ का ऐड 1 साल बाद, इसका क्या मतलब? मैंने नहीं देखा क्या ऐड है आज मुझे। आप देख लीजिए, प्रतिदिन कुंभ का ऐड आता है कि साहब हमने कुंभ कराया, आपने कुंभ कराया, आपने दीपक जलाए, आपने भव्य मंदिर बनाया। तो क्या उससे किसी एमबीबीएस के छात्र को लाभ मिला? इंजीनियरिंग के छात्र को लाभ मिला? क्या वहाँ से कोई साइंटिस्ट निकला? क्या देश को कोई लाभ मिला? आस्था का विषय है, वो आस्था तक रहे। प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए सरकारी खर्च किए जाते हैं विज्ञापन पर। 2000 तो सभी सरकारें करते हैं, सभी सरकारें करती हैं। उस वो आप अलग मुद्दे पे ले जा रहे हैं। विज्ञापन से तो हम मीडिया वालों का काम चलता है भाई। गन्ना किसानों का भुगतान कितना बकाया है? कितना बकाया है? गन्ना किसानों का भुगतान कितना बकाया है बताइए आप प्रदेश में? गन्ना किसानों का जितना भुगतान नहीं है, उससे ज्यादा रुपए का महंगा तो इन्होंने अपना पर्सनल जेट खरीद लिया। आप अपने देश के किसानों की सुन लेते। और मुद्दा आप इस पर कभी फिर डिबेट कर लेना कि ये रोजगार की समस्या इस पैदा। पे हमारी डिबेट होगी, अभी जब चुनाव डिक्लेयर होंगे उसके बाद हम फिर आएंगे, फिर मुद्दे हम लेके आएंगे। रोजगार की डिबेट पर मैं आपको बता सकता था कि रोजगार की समस्या पूर्व की सभी सरकारों ने और वर्तमान ने पैदा की है। 70% गांव में जनसंख्या रहती है, वो शहर में रोजगार के लिए पलायन क्यों कर रही? आपने कभी भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में रूरल को महत्व नहीं दिया। आपने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की, स्मार्ट विलेज कब बनाओगे? स्मार्ट विलेज कब बनाओगे? स्मार्ट विलेज बनाओ तो 70% पलायन आपका रुकेगा। स्मार्ट विलेज में आपको बताऊं, मैं बताता हूँ, स्मार्ट विलेज खुद बनेंगे। ये दिल्ली में जब पोल्यूशन होता है, सब लोग भाग रहे हैं बड़े बड़े शहरों से, वो अपने आप ही स्मार्ट विलेज बन जाएंगे, लोग गाँव में रहना शुरू कर देंगे। मैं तमाम ऐसे लड़कों को जानता हूं जो ऑनलाइन गाँव में रह के जॉब कर रहे हैं, नोएडा गुड़गांव की कंपनियों में काम करने वाले लड़के। आपकी तरफ भी आ रहा हूं। आखिरी बात, मैं क्योंकि एंडिंग नोट पे आप आ गए हैं, मैं 2 बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। अनिल भाई ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि गन्ने पे और हाईवे के ऊपर इस सरकार में काम हुआ है, अभी आपने सुन लिया। दूसरी बात, मैं कह रहा पैसा सरकारों का ही होता है, एग्जीक्यूशन महत्वपूर्ण है अनिल भाई। दूसरी बात, और मेडिकल कॉलेज अगर आज किसी ने शुरू किए और 3 साल बाद सरकार कोई दूसरी आ जाती है तो वो निश्चित रूप से उद्घाटन वही करेगी। हर्ष भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे साथी ने कहा कि राम सबके आराध्य हैं। एक बार ये बात अखिलेश जी से भी आप कहलवावें, क्योंकि उनके जो कार सेवकों के ऊपर गोली जो जिन लोगों ने चलवाई थी वे लोगों को याद है, उन्हें लोग भूलते नहीं। 370 एक बार 370 की तारीफ अखिलेश जी खुले मंच से करें, 370 की तारीफ करें अखिलेश जी की हाँ ये जायज काम हुआ, तो लोग मानेंगे कि ये ठीक काम हुआ है। अच्छा दूसरी बात, किसान आंदोलन इस देश में चला, वे सारे लोग जो असली किसान हैं वो अपने खेत में और अपने घर आराम से था। जो राजनीतिक दलों से जुड़े कुछ साथी थी, वे लोग आज सारे पार्टी बना के खड़े हो गए, कोई पंजाब में, कोई कहीं, कोई कहीं। पंजाब में तो चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसलिए सारा उद्देश्य जनता के सामने है। जनता ने सरकारों ने काम किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने चाहे केंद्र सरकार ने, और जो अपना 22 का चुनाव है उसमें जनता जवाब देने जा रही। काम के नाम पे, विकास के नाम पे उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी और भाजपा वोट मांगेगी और पुनः योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, ये जो हमारी डिबेट है आज, ये 370 कोविड पता नहीं कहाँ से घूमते हुए यहाँ तक पहुँची है। और इसे जानने के बाद, समझने के बाद मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि लोग बेरोजगारी और दूसरे ऐसे मुद्दे हैं उन पर भी बात करना चाहते हैं। सिर्फ राम मंदिर या फिर अयोध्या में जो हो रहा है या काशी विश्वनाथ में जो हुआ है, उससे अलग भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जनता फोकस करना चाहती है। अगले वीडियो में होती है मुलाकात आपसे। नमस्कार।